आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौदी कला में। क्लास 10 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही थी उसका ये अगला प्रश्न संख्या 61 है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? हमें क्या बताना है कि जान और जीवंती के पास कुछ कंचे हैं। कंचे का मतलब कुछ कांच की गोलियां हैं। उनमें से वो क्या करते हैं कि कुल उनके पास 45 कंचे हैं। 45 कंचे बाद में उन्होंने क्या किया कि दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तो अब उनके कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 124 है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में शुरुआत में जान और जीवंती के पास कितने कांच की गोली या कंचों की संख्या थी, यही हमें क्या करना है, बताना है। तो आइए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, टोटल कंचों की संख्या कितनी दिया है, 45 है। तो हम यहां मान लेते हैं कि माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर कितना है, यक्स है। हमने क्या मान लिया कि जान के पास कंचों की संख्या कितनी है, यक्स है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, देखिए 45 माइनस यक्स है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्या किया है कि जब जान के पास यक्स मान लिए तो टोटल भाई कितना है, 45 है। जब 45 में से आप यक्स घटाओगे तो क्या पता चलेगा, जीवंती के पास कितना है, 45 माइनस यक्स है। ठीक है, अब क्या हुआ है, प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो दोनों 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जान के पास बचे कंचे, ठीक है, आप क्या कह सकते हो, शेष कंचे, बचे कंचे बराबर, देखिए था कितना, यक्स, 5 कंचा इसमें से खो दिए तो भैया 5 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी कंचों की संख्या कितनी थी जान के पास, यक्स, 5 कंचे खो दिए तो हम क्या करेंगे, यक्स में से 5 खो दिए तो यानी 5 क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहां लिखेंगे जीवंती के पास बचे कंचे बराबर कितना है, 45 माइनस यक्स माइनस 5। यानी अगर इसे सॉल्व करोगे तो 45 में 5 निकालोगे कितना आएगा, 40 माइनस यक्स। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124। यानी अब जो 5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे हैं उन कंचों का जो गुणनफल कितना है, 124 है। तो यहां चलते हैं, लिखते हैं कि यक्स माइनस 5 गुणे 40 माइनस यक्स या बराबर किसके है, 124 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। 40 का गुणा यक्स में करोगे तो भाई 40 यक्स आया और 40 का गुणा 5 में करोगे तो माइनस 4 5 20, सॉरी देखिए 4 5 20, 200 आ गया। और माइनस यक्स का करेंगे यक्स में तो यक्स स्क्वायर हुआ और यक्स का 5 में करेंगे तो प्लस कितना आ गया, 5 यक्स बराबर 124। यहां तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, यहां देखिए हम यहां बगल में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 40 यक्स स्क्वायर है, ये कितना है आपका 40 यक्स है और माइनस 200 है। ठीक है, माइनस यक्स स्क्वायर है और प्लस 5 यक्स है
बराबर कितना है 124। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, सबको हम एक तरफ करते हैं, तो 40x प्लस 5x मिलके कितना हुआ 45x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर सबको उठा के उधर ही करते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। 40 और 5 मिलके कितना हुआ 45, 45 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 45x हो गया। ठीक है, और ये देखिए उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस, प्लस कितना हो गया 200, और इधर देख रहे हो आप प्लस 124 अपने स्थान फिक्स है, ये बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसका कैलकुलेशन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस 200 माइनस 124, ओ सॉरी प्लस 200 प्लस 124, तो प्लस 324 हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 0। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, यह द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। जो x का मान आएगा वही क्या है, जान के पास कंचों की संख्या है, और x को जीवंती के कंचों की संख्या से घटाएंगे तो क्या पता चल जाएगा जीवंती में कंचों की संख्या, यानी 45 से x का मान घटाएंगे तो जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 324 का हमें क्या करना है, गुणनखंड। ऐसी दो संख्या ले आइए कि गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने पर या घटाने पर कितना है 45x है। तो चलिए यहां देखिए 324 का फैक्टर कर लीजिए आप। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है आप इसको क्या करिए, फैक्टर करिए। तो 2 से आप काटोगे तो 100 कितना आएगा 62, फिर 2 से काटोगे तो कितना आएगा 81, फिर 3 से काटोगे तो 27 आएगा, फिर आप 3 से काटोगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटोगे 3 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो 1 आएगा। यानी हमें क्या मिला, इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो हमें क्या करना है, इनमें से ऐसा सेट करना है कि दो संख्या मिल जाए, गुणा करने पर तो 324 आएगा ही, क्योंकि इस 324 का ये फैक्टर है। जोड़ने घटाने पे हमें 45 मिल जाए। तो आप देखिए यहां पे हो जाएगा, देखिएगा 2 दूना 4, या आप कर लो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, एक 36 हो गया और एक 3 त्रिका 9। 36 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 9 6 15 यानी 45 मिल गया। तो हमें कौन सी दो संख्या मिली, एक 36 मिल गई और एक क्या मिल गया 9। तो चलिए हम यहां से 36 और 9 लेके इसे क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, ठीक है, और प्लस 324, ये बराबर कितना हुआ 0 हुआ। इन दोनों से x कॉमन करेंगे तो x माइनस कितना आ गया 36 आया, और माइनस यहाँ 9 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस कितना 36, बराबर कितना हुआ 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 36 कॉमन है, अगले में x माइनस कितना कॉमन है 9, बराबर कितना हो गया 0। हम क्या करेंगे, इस गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 36 बराबर 0 हुआ, x बराबर कितना आ गया 36 आया, और यहां देखिएगा x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 9। तो हमें x के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक 36 आया है, एक 9 आया है, तो दोनों आंसर सही है। अगर देखिए जान के पास अगर आप 36 मानते हो कि 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना बचेगा 9 बचेगा। अगर आप जान के पास कितना मानते हो 9 कंचे, तो जीवंती के पास कितना बचेगा 36 कंचे। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या है आंसर है। यानी यहां हम नीचे लिख दे हैं, यहां नीचे देखिएगा, हम यहां नीचे लिख दे रहे हैं कि जान के पास कंचों की संख्या बराबर अगर हम 36 लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिए 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कितना आएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 36 और 9 कितना होगा 45, टोटल 45 था। अगर इसी का उल्टा आप मानते हो कि अगर जान के पास कंचों की संख्या बराबर अगर 9 मानते हो, ठीक है, क्योंकि 9 भी आंसर है, 9 है, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ
आंसर हुआ। तो इस तरीके से यह हमारा प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या कितनी है, 62। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, एक उद्योग है, एक कंपनी है जो खिलौने का निर्माण करता है। तो इन्होंने कहा कि एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है और उस खिलौने की जो लागत है, लागत मतलब उस प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य या लागत है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, रेट है, वो 55 में से हमें क्या करना है कि उस दिन यानी एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। ठीक है नहीं, जो मूल्य है खिलौने का या प्रत्येक खिलौने का जो रेट फिक्स करना है, जो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने हैं उसको क्या करना, अगर हम 55 से घटाते हैं तो वो खिलौने का क्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ये देखिए, हम मान लेते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए उस दिन जो है निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x है। ठीक, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर क्या है, x है। अब यहां निकालते हैं प्रत्येक खिलौने का मूल्य। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस एक दिन, तो एक दिन निर्माण किएगा ना, तो माना एक दिन, हम यहां भी लिखते हैं, माना जो है एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी है, x है, क्योंकि एक दिन का है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से क्या करना है, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाना है। तो एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना हमने माना है, x माना है, तो x को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी इसको हम रुपया कहते हैं। ठीक है, एक बात समझिए, जैसे एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या क्या है, x, और उस खिलौने का जो मूल्य है 55 माइनस x है, तो उस दिन जो है टोटल अगर हमें मूल्य बताना है तो एक खिलौने का मूल्य और दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या का अगर हम गुणा कर देंगे तो एक टोटल किसके बराबर होगी, उसकी लागत के बराबर। तो यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, x गुणे 55 माइनस x बराबर 750। यहां तक तो समझ में आ रहा है, x गुणे 55 माइनस x बराबर 750। x का गुणा करेंगे तो 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750 आया। ये देखिए, हम सबको क्या कर रहे हैं, एक तरफ कर रहे हैं, तो x स्क्वायर ये उधर जाएगा, तो माइनस 55x और प्लस 750 बराबर कितना आ गया, 0। तो हमें क्या मिल गया, द्विघात समीकरण मिल गया। हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो एकदम सिंपल है कि 750 का आप क्या करिए, फैक्टर करिए। तो भाई आप अगर 750 का गुणनखंड करते हो, 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 1 बचा, 2 पचे 10 हुआ। अब किससे काटोगे, 3 से, 3 एकम 3, 1 बचा 17 हुआ, 3 एकम 3 है, अच्छा सही है, कोई नहीं बचा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 125 आया। 5 से काटेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर हम 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। यानी 750 का जो हमने गुणनखंड किया, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 में। ठीक है, हमें क्या करना है कि इसमें से
दो संख्या निकालनी है कि गुणा करने पे तो 750 ही आएगा, क्योंकि इसी का वेक्टर है। जोड़ने पर या घटाने पर 55 आए, तो यहां देखते हैं, देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30। चलिए एक संख्या में 30 ले लिया और 5 पचम 25 है, तो ये 25 हो गया। और आप जान रहे हो 25 और 30 जोड़ने पर तो 55 मिल गया। तो हमें दो संख्या कौन से मिल गई, 30 और 25। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं, यहां लिखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। यहां देखिएगा हमें -55 चाहिए, तो -30 -25 करेंगे तभी जाके -55 होगा, और -25 -30 का गुणा प्लस 750 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं, तो x माइनस कितना आया, 30 आया, और माइनस देखिए जो यहां बचा वही यहां भी बचना चाहिए। तो अगर हम यहां से 25 कॉमन करेंगे तो यहां बचा x, और माइनस कॉमन कर रहे हैं तो प्लस हो गया कितना, माइनस। अब ये 750 में से 25 निकालोगे तो 25 3 75 होता है, तो यहाँ 3 बच गया और यहाँ 0, यानी कितना बच गया, x माइनस 30, और ये बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 30, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं x माइनस 30 कॉमन करते हैं, अगले में बचा x माइनस कितना 25 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, हम अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, तो x माइनस 30 बराबर 0 हुआ, x बराबर कितना आ गया, 30 आया, और यहां देखिएगा x माइनस 25 बराबर 0 आया, तो x बराबर कितना आ गया, 25, यानी x का मान हमें 25 भी आया है, x का मान हमें कितना आया है, 30 भी आया है। तो हमें ये पता करना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो ये देखिएगा x का मान अगर हम 30 रखते हैं, देखिएगा x का मान कितना रखेंगे, 30, यानी एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या अगर हम 30 मानते हैं तो लागत कितना आएगा, 25 आएगा। तो दोनों का गुणा करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 750। और अगर एक दिन हम निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को 25 मानते हैं तो प्रत्येक का मूल्य कितना आएगा, 55 में से हम क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, फिर दोनों का गुणा करोगे तो टोटल लागत कितना आएगी, 750। तो इस तरीके से हमारा ए भी आंसर क्या है, सही है, और ए भी आंसर सही है, यानी हमारे पास जो है दोनों आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या 30 भी हो सकती है। अगर 30 होगी तो प्रत्येक का लागत 25 आएगा, अगर 25 होगी तो प्रत्येक की लागत कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है यह प्रश्न हमारा पूरा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। हमें क्या करना है कि इन्होंने कहा कि 1000 की धनराशि है, 1000 रुपए की राशि है, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी निवेश करते हैं कहीं भी किसी कंपनी या किसी बैंक में जमा करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें ब्याज बताना है कि पहले वर्ष के अंत में कितना ब्याज है, दूसरे वर्ष के अंत में कितना ब्याज है, तीसरे वर्ष के अंत में कितना ब्याज है, चौथे वर्ष के। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। और जब हम प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करेंगे, उस ब्याज से हमें यह देखना है कि यह ब्याज एपी बनाते हैं कि नहीं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी का निर्माण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं, ऐसा है यानी समांतर श्रेणी का निर्माण होता है, तो हमें क्या करना है, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए, यानी इस श्रेणी का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज बताना है कि भाई 30 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो चलिए इसी प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि 1000 की धनराशि को किस ब्याज पर, भैया ये पॉइंट याद करिएगा, साधारण ब्याज पर। तो आप जान रहे हो कि किसी राशि को अगर साधारण ब्याज पर निवेश करना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला हमें पता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और गुणे समय बटे कितना है, 100। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए साधारण ब्याज का, कि साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना है 100 है। मूलधन का मतलब कि वह राशि जिसे हम निवेश करते हैं, जैसे यहाँ 1000 निवेश करना, तो 1000 की राशि हमारा मूलधन है। दर का मतलब कितने परसेंट पे हम निवेश करते हैं, तो दर का मान यहाँ क्या दिया है 8%। समय कितने साल पे आप ब्याज निकालते हो, ब्याज लेते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ समय की बात नहीं किया, प्रत्येक वर्ष के अंत में। और बटे हमें क्या करना है 100 है। तो चलिए हम अलग अलग वर्ष के अंत में ब्याज निकालते हैं। तो प्रथम वर्ष में प्रथम क्या निकालते हैं कि प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। तो देखिएगा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज का फार्मूला आप देख रहे हो ऊपर है, मूलधन, तो मूलधन कितना है 1000 है और गुणे दर कितना 8 है, समय प्रथम वर्ष के लिए बटे 100 हुआ। देखिए 0 से 0 1 कट गया, 2 0 बचा 10, 10 गुणे 8 बराबर कितना 80 रुपए। पहले वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज मिला 80 रुपए का। ठीक है, अब इसी प्रकार चलते हैं दूसरे वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, फिर यही फार्मूला है, 1000 रुपए है और गुणे 8% ब्याज पे, गुणे 2 वर्ष पे, बटे कितना 100, 1 2 कट जाएगा, 8 दूना 16 यानी 160 रुपए। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज मिला है 160 रुपए। ठीक है, 160 रुपए है। अब आते हैं तीसरे वर्ष के अंत में निकालते हैं। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज बराबर 1000 गुणे 8 गुणे 3 बटे कितना हुआ 100 हुआ। तो यहां से 1 2 कट गया, 8 3 24 यानी 8 3 24 240 आ गया। कितना है 240। और इसी प्रकार आगे आप एक और निकाल सकते हो, निकाल लीजिए, नहीं तो रहने देते हैं। तो चलिए हमें कितना मिला है कि जो ब्याज है 80, 160 और 240। तो यहां हम ब्याज लिखते हैं, ब्याज देखिएगा ब्याज बराबर, ठीक है, कितना मिला है 80 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 160, तीसरे वर्ष में 240। ठीक है, अच्छा डॉट 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 आगे की तरफ है। तो हमें ये पता करना है कि एपी है कि नहीं है। तो आपको मालूम है कि समांतर श्रेणी, अगर पता करना है कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उनके दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए बराबर, यानी सर्वांतर हर स्थान पे बराबर। तो यहाँ हम सर्वांतर निकालते हैं, सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। डी बराबर कितना है 160 माइनस आप 80 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 80 आया। ठीक है, इधर हम इन दोनों के पदों में, यानी इसको D1 कहते हैं, इधर हम D2 निकालें तो 240 माइनस 160, तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, तब भी कितना आया 80। आप देख रहे हो कि 160 में से 80 घटाने पर भी 80 आया, 240 में से 160 घटाने पर तब भी कितना आ रहा 80। यानी क्या है कि D1 किसके बराबर है, ये D1 का मान है, तो D1 बराबर किसके है D2 के, यानी सर्वांतर क्या है बराबर है दो पदों के बीच का अंतर। तो इसलिए यह श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। यहां लिखते हैं कि ब्याजों से प्राप्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक, यही तो हमसे पूछा जा रहा था कि ज्ञात कीजिए, क्या लिखा, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या ये ब्याज एपी बनाते हैं। तो हाँ, यह ब्याज जो है एपी बनाते हैं, यानी ब्याजों से प्राप्त श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब हमें क्या बताना है, इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में प्राप्त ब्याज। तो हम यहां क्या निकालेंगे, 30 वर्षों के अंत में प्राप्त ब्याज
ब्याज। ठीक है, तो आप 30 वर्षों के अंत में प्राप्त ब्याज निकालना है। तो यहां चलिए प्राप्त ब्याज बराबर हमें यह निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बराबर कितना है। ए बराबर हमारे पास आया 80 और डी का मान भी कितना आया 80 और यन का मान कितना कह रहे हैं 30 वर्ष। ठीक है, तो चलिए 30 वर्षों के अंत में, कितने वर्ष के अंत में, 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज, 30 वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज निकालना है। तो चलिए क्या लगाते हैं, यनवा पद बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 30 वर्ष के अंत में निकालना है। तो ए 30 यानी 30 वर्ष के अंत में तो हो जाएगा ए का मान कितना 80 और प्लस एन का मान 30 माइनस 1 और डी का मान कितना है 80 है। ए 30 बराबर कितना होगा 80 प्लस 30 में से गया कितना 29 गुणे कितना आ गया 80 आया। ए 30 बराबर, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 80 और प्लस देखिएगा गुणा करिएगा 8 9 72 की 2 हाथ से लग गया 7 और 8 दूना 16, 16 और 7 कितना होगा 7 6 13, 16 7 23 हो गया और ये 0 आ गया। ए 30 बराबर इसको आप जोड़िए 0 आया, 8 7 15 5 हाथ से लगा 1 3 1 कितना हुआ 4 और 2। तो 30 वर्ष के अंत में हमें 30 वर्ष के अंत में हमें 2450 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। एक आंसर आपका ए है और एक आंसर हमें क्या करना है ए हो गया, क्योंकि यह जो है ब्याज हमें निकालना था प्रत्येक वर्ष के अंत में, तो ब्याज आ गया और ये 30 वर्ष के अंत में प्राप्त क्या है ब्याज है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन पूरा होता है। उम्मीद है कि आपको एक प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये देखिएगा इस प्रश्न में थोड़ा सा गलती हो गई गुणा करने में, 8 9 72 के यहाँ हमें 2 लिखना चाहिए था, हमने क्या लिख दिया है 7 लिखा है, तो गलती है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। उस समय हमने गुणा करते समय ध्यान नहीं दिया, अभी ये आंसर इसका गलत हो गया है। तो यहाँ 9 8 72 की कितना आएगा 2 आएगा, 2 हासिल लग गया 7 और यहाँ से आपका 8 दूना 16, 16 7 23, ये सही है। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 2320 था, 80 जोड़ेंगे तो ये 24 होगा। तो ये 30 वर्ष के अंत में जो ब्याज है ये हमारा कितना आया है 2400 आया है। अब ये जाके प्रश्न सही हुआ है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई थी गुणा करने में, वहां लिखने में गलती हुई, गुणा करने में गलती नहीं थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने 64 उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। हमें क्या बताना, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है जिसके 51 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे पद का मान दिया है, दूसरा पद हमारे पास क्या है 14 है और तीसरा पद कितना है 18 है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहां देखिएगा, ठीक है, यहां क्या दे रखा है दूसरा पद। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का, माना जो है, माना एपी का प्रथम पद ए, एपी का प्रथम पद बराबर क्या है ए है, ए तथा सर्वांतर डी है, तो डी है, तब देखिए दूसरा पद, तब क्या निकालना है, तब दूसरा पद, तब यनुआ पद, चलिए यनुआ पद लिखते हैं, तब यनुआ पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि यनुआ पद का फार्मूला क्या है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यहां कह रहा है कि दूसरा पद, तो यन के स्थान पे हम क्या रखेंगे 2, तो दूसरा पद बराबर ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना आ जाएगा दूसरा पद ए प्लस 2 में से 1 गया 1 डी हुआ, यानी डी हो गया। और यही दूसरे पद का मान कितना है 14 है। यहां हम कितना रखेंगे, दूसरे पद का मान कितना है, दूसरा पद हमारे पास कितना है 14 है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर कितना आ गया 14। हम इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हमें क्या करना है, तीसरा पद लिखना। देखिए दूसरा पद था तो यहां डी आया था, अगर हम लिखेंगे तीसरा पद
तीसरा पद बराबर कितना दिया, 18 दिया है। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, क्योंकि एक हमेशा कम करना है। a प्लस 2d बराबर कितना हुआ, 18। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2 समीकरण प्राप्त हो गया। हम इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, a को क्या करने पर, घटाने पर a प्लस 2d बराबर 18 है और a प्लस d बराबर 14 है। ठीक है, तो हम इसको घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये देखिए कट गया। 2d में से 1d निकालेंगे तो d आएगा, 18 में से 14 निकालेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे d का मान कितना आया, 4 आया। अब हम क्या करते हैं कि d का मान क्या करेंगे, समीकरण d का मान, समीकरण देखिए d का मान कितना है, 4 आया है। तो d का मान चाहे आप समीकरण 1 चाहे आप समीकरण 2 में रखिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे, एक क्या है, a प्लस d बराबर कितना है, 14 है। अब d का मान 4 है तो a प्लस कितना होगा, 4 बराबर कितना है, 14। a बराबर कितना आएगा, 14 माइनस 4, a बराबर कितना आ जाएगा, 10। देखिए a का मान हमें कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 51 पदों का योग निकालना है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे n पदों का योगफल, n पदों का योग यानी Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए फार्मूला है, हमें कितने पदों का योग निकालना, 51। तो n का मान कितना होगा, 51 होगा। तो चलिए यस 51 बराबर, ध्यान दीजिएगा 51 बटे कितना हुआ, 2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान देख रहे हो, a का मान 10 है और प्लस 51 माइनस 1 और d का मान देख रहे हो यहाँ कितना आया, 4 आया है, ये 4 हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा बराबर 51 बटे 2 आया, ब्रैकेट में 10 दूना 20 प्लस यहाँ 51 में से 1 निकालोगे तो 50 आएगा और गुणे कितना हो गया, 4। तो यहाँ आ गया 51 बटे 2 और यहाँ आपका आ जाएगा, देखिएगा 20 प्लस 25 चौका कितना हुआ, 50 गुणे 4 करेंगे ना तो 50 चौका 200, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे 51 बटे कितना, 2 और गुणे ये हो जाएगा 220। ठीक है, आप इसको क्या करिए, 2 से कैंसिल कर सकते हो। यहाँ चलिए लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 51 गुणे बराबर लगाइएगा 51 गुणे 110 आया। ठीक है, हमें क्या करना है, इस 51 और 110 का गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, 11 एक कम 11 के 1 हासिल लग गया 1, 11 पचे 55, 55 एक कितना हुआ 56 और ये 0 आप लगाइए, ये हो जाएगा 51 पदों का क्या निकालना था, योगफल, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारा पूरा होता है। तो आज तक यही है, धन्यवाद।